बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रामर लेसन्स के लेक्चर नंबर 19 में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम नेगेटिव और फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे और द रिलेटिव प्रोनाउन एस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नेगेटिव और फ्यूचर टेंस के बारे में हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं। इससे पहले कि हम सेंटेंसेस के बारे में बात करें, मैं आपको एक मरतबा फिर याद दिलाना चाहूँगा कि ओल्ड इंग्लिश में आई और वी के साथ शल यूज़ होता था और बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ विल यूज़ होता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम विल यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो लेक्चर होगा वो मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से ही होगा। सबसे पहले हम पहले सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में मिसाल के तौर पर उसके लिए हमारे पास मिसाल दी गई है कि वो CSS का इम्तिहान नहीं देगा। तो इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? पहले हम वो के बजाय ही लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट है, फिर विल लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जो कि टेक है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि है CSS एग्जामिनेशन। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया ही विल नॉट टेक CSS एग्जामिनेशन। ठीक है, ये विल जो है सबके साथ ही लगेगा, यानी किसी हर सब्जेक्ट के साथ विल ही लगेगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। जो सेकंड सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल है, मैं अपनी तालीम ख़त्म नहीं कर चुका हूँगा। ठीक है, तो इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि मैं है, और मैं के बजाय यहाँ पर इंग्लिश में आई लगाएंगे, फिर विल लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो कि कंप्लीट का कंप्लीटेड होगा, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि माई एजुकेशन है। तो ये सेंटेंस हो गया आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन। ठीक है, तो ये सिंपल फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। इसके बारे में भी ये है कि विल जो है सबके साथ लगेगा, किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो है विल ही लगेगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ जो कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो फॉर एग्जांपल हमारा एग्जांपल है इसमें कि वो कहानियाँ नहीं लिख रहा होगा। तो इसका हम फ्यूचर ऐसे बनाएंगे कि पहले वो के बजाय ही लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट है, फिर विल लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर मेन व फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया ही विल नॉट बी राइटिंग स्टोरीज। तो ये है फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें भी ये है कि विल जो है किसी भी सब्जेक्ट के साथ लग सकता है। अब आते हैं फोर्थ सेंटेंस की तरफ जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कि वो 30 साल से नहीं पढ़ाता रहा होगा, या वो 30 साल से पढ़ाता नहीं रहा होगा। दोनों की मीनिंग एक ही है। तो पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वो के बजाय ही लगाएंगे, फिर विल लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर मेन व फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि 30 ईयर्स है। तो ही विल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 30 ईयर्स जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो चलिए अपने इस लेक्चर के रूल्स देखते हैं। तो पहला रूल कहता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए अगर हमारे पास यानी कोई भी नाउन हो, एनी नाउन हो या एनी प्रोनाउन हो, उसके साथ विल लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर मेन व फर्स्ट फॉर्म लगेगा, आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो वो रूल कहता है कि एनी नाउन और एनी प्रोनाउन के साथ विल लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर हैव लगेगा, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा, आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। रूल नंबर 17 जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में, वो कहता है कि एनी नाउन या एनी प्रोनाउन के साथ विल लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म लगेगा, आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा।
ठीक है। उसके बाद में 18 रूल कहता है कि 18 रूल जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो वो कहता है कि एनी नाउन और एनी प्रोनाउन के साथ विल लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर हैव बीन लगेगा, फिर मेन व फोर्थ फॉर्म लगेगा, आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है। यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है कि इन ओल्ड इंग्लिश शैल इज़ यूज विथ आई एंड वी। तो ओल्ड इंग्लिश में आई और वी के साथ शैल यूज़ होता था, लेकिन आजकल हम विल ही यूज़ करते हैं। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो जी नेक्स्ट स्लाइड है रिलेटिव प्रोनाउन एज के बारे में। तो ये कहता है कि इन ओल्डर इंग्लिश द वर्ड एज वाज यूज्ड एज द रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर सच। ठीक है। यानी ओल्डर इंग्लिश में जो है रिलेटिव प्रोनाउन एज जो है हमेशा इस्तेमाल होता था सच के बाद, सच वर्ड के बाद। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये है कि दीज मैंगोज आर नॉट सच एज आई बॉट यस्टरडे। तो आपने देखा कि यहाँ पर सच के बाद एज आ रहा है। तो ये कह रहा है कि ये मैंगोज, ये आम वैसे नहीं है जैसा कि मैंने कल ख़रीदे थे। ठीक है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस कहता है ही इज़ सच अ मैन एज आई ऑनर। ठीक है। यहाँ पर भी सच के बाद यानी अ मैन यूज हुआ, फिर एज आया। ठीक है। तो यहाँ पर है ही इज़ सच अ मैन एज आई ऑनर, तो सच के बाद एज आया। ठीक है। यहाँ पर थर्ड एग्जांपल है वी हैव नेवर हैड सच अ टाइम एज द प्रेजेंट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सच के बाद एज आया, आखिर में हिज आंसर वाज सच एज आई एक्सपेक्टेड। ठीक है। तो यहाँ पर भी सच के बाद एज आया। तो ये आप देख सकते हैं कि सच के बाद ही एज इस्तेमाल होता था ओल्डर इंग्लिश में। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट कहता है कि द वर्ड एज कैन बी यूज इज अ रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर सेम। तो रिलेटिव प्रोनाउन एज जो है वो सेम के बाद भी यूज हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल माई ट्रबल इज़ द सेम एज यूअर्स। ठीक है। तो यहाँ पर सेम जो है सेम के बाद एज यूज हुआ। ठीक है। दिस इज नॉट द सेम एज दैट। ठीक है। यहाँ पर भी सेम के बाद एज यूज हुआ। थर्ड एग्जाम्पल है आई प्लेड विद द सेम बैट दैट यू डिड। मैं उसी बैट से खेला जैसे तुम खेले। ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर एज नहीं लगा हुआ। तो हमने यहाँ पर द सेम के बाद में डेट लगा दिया है। ठीक है। उसकी भी मीनिंग है, डिफरेंट मीनिंग है। तो वो हमने नोट में लिखी हुई है। द सेम एज यूजुअली मीन ऑफ द सेम काइंड। द सेम दैट मीन्स वन एंड द सेम। ठीक है। एक जैसी। ठीक है। और द सेम एज मीनिंग थी एक किस्म की, और द सेम दैट मीनिंग देता है कि एक जैसी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट में भी रिलेटिव प्रोनाउन एज कंटिन्यूड है। तो ये कहता है कि द वर्ड एज इज आल्सो यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर एज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव। ठीक है। तो कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि रिलेटिव प्रोनाउन एज को हम एज के बाद ही इस्तेमाल करें जो कि एडजेक्टिव के बाद हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल आई कलेक्टेड एज मैनी स्पेसिमेन एज आई कुड। तो यहाँ पर एज मैनी स्पेसिमेन जो है वो एडजेक्टिव है, उसके बाद एज आया, तो एज भी यूज हो सकता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ रूल में। तो वो कहता है कि इन ओल्डर इंग्लिश द वर्ड बट वाज यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर अ नेगेटिव। इट ऑफन हैड द फोर्स ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन फॉलोइंग आर इट्स एग्जाम्पल। तो ये कह रहा है कि ओल्डर इंग्लिश में बट जो यूज़ होता था रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, नेगेटिव के बाद। ठीक है। यानी कोई भी यानी पहले नेगेटिव सेंटेंस हो जाता था, उसके बाद बट आता था। ठीक है। और उसको भी हम रिलेटिव प्रोनाउन ही कहते थे। और यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, देयर इज़ नन बट विल एग्री विथ मी। अब यहाँ पर देयर इज़ नन जो है वो नेगेटिव है, उसके बाद बट यूज हुआ है, बट विल एग्री विथ मी, यानी कोई भी ऐसा नहीं जो मुझसे एग्री ना हो। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है देयर इज़ नो मैन बट विशेस टू लिव। यहाँ पर नो मैन, देयर इज़ नो मैन जो है नेगेटिव हो गया। तो ये है कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो जिंदा रहना ना चाहता हो। तीसरा एग्जांपल है देयर इज़ नो रोज बट हैज़ सेम थॉर्न बट हैज़ सम थॉर्न।
देयर इज़ नो रोज़ बट इज़ सम थॉर्न, यानी कोई भी ऐसा गुलाब नहीं है जिसके पर कांटे ना हों या जिसके कांटे ना हों, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल है देयर इज़ स्कार्सली अ चाइल्ड बट लाइक कैंडी, यानी कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो सकता जो कैंडी को पसंद ना करता हो। उसके बाद एग्जाम्पल है देयर इज़ नो मैन बट नोज दीज थिंग, यानी कोई भी ऐसा शख्स नहीं हो सकता जो ये जानता ना हो या ये चीज़ें जानता ना हो। नोट लगा हुआ है, इट शुड बी नोटेड दैट द प्रोनाउन बट इज़ हियर इक्विवेलेंट टू हु नॉट और विच नॉट, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।